इसका भी एक मैसेज गया है बुलडोजर का भी, क्योंकि 100 बार सोचता है कोई अपराधी, अगर अपराध करने से पहले सोचता है कि डर हम होना चाहिए। किस देश में रह रहे हैं, किस प्रदेश में रह रहे हैं, तो इतना डर तो होना चाहिए। बसपा इस मामले के लिए मशहूर है कि वो टिकट बेचती है। तो आपकी स्थिति क्या थी? टिकट आपने खरीदी या वैसे ही मिली? और इसमें कितनी सच्चाई है इन आरोपों में कि टिकट बेची जाती है? रात की घटना बता रहा हूँ। रात 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं सो रहा था। आज रात की? हाँ, रात की 1:30 बजे फ़ोन आया कि साहब हमारी गाड़ी पकड़ ली। आज भी मेरा मोबाइल है, 24 घंटे खुला रहता है, एक ही नंबर चलाता हूँ। छोटा छोटा कार्यकर्ता कोई होता है तो मुझे फ़ोन कर लेता है और मैं उठाता हूँ, रात के 12 बजे भी उठाता हूँ। तो ये जैसे आपने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी जी। ठीक है, मतलब ये बड़ा विरोधाभासी बयान सा नहीं लगता? मतलब नेताओं के साथ पैसे तो हमेशा जुड़े रहते हैं। भी देखिए कहीं नहीं, किसी अब की तिजोरियां खुल रही हैं। कहते हैं ना कि वो कोई विधायक बन जाता है तो जन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। नहीं, जब मैं उनके साथ था, मधुर संबंध थे और उनके साथ मैंने राजनीति की है। आज वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन जो राजनीति है, लेकिन वो आज कहीं नहीं है, क्योंकि करनी भरनी जो कहते हैं ना, वो सब यहीं पर देखने को मिलती है। उनके जो कर्म हैं तो वो आज उनके सामने आ रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति से जिनके विषय में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, जानकारी ली, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक नए राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं। और उनका नाम है घनश्याम सिंह लोधी। रामपुर से सांसद हैं, कई सारी पार्टियों में रहे। भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा सांसद हैं, उससे पहले वो सपा में रहे, कल्याण सिंह जी के साथ रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे। तो आज उनसे हम ये समझेंगे कि उनका जो राजनीतिक पड़ाव हैं जो एक के बाद एक बदलते रहे, वो कैसे बदले, क्यों बदले, किन परिस्थितियों को देखते हुए बदले, या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती गए और वो शिफ्ट होते गए। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। घनश्याम जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप अभी सांसद बने हैं उपचुनाव में, 2022 में जो हुए थे, 22 में हुए थे जी। तो एकदम से आप एमएलसी थे और एमएलसी से सीधे सांसद बने और शायद तभी आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी करी थी। तो ऐसी क्या बात रही, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा आप में क्या देखा कि आपको सीधे पहली बार ज्वाइन करते ही सांसद का टिकट भी दिया? और सांसद का टिकट ही नहीं दिया, बल्कि उस टिकट के चक्कर में जो बड़े नाम थे, जैसे जयाप्रदा जी और नकवी साहब, उन दोनों नामों को काट के आपको क्यों चुना? क्या खासियत देखी? देखिए, मैं कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया हूँ। पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, कार्यकर्ता था, क्योंकि 1999 में के आसपास जब चुनाव हुए थे, माननीय नकवी जी लड़े थे चुनाव जी। तो हम सब लोग साथ में थे। और 97 में युवा मोर्चे का मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी होती रहीं कि हमें नकवी जी चुनाव लड़े वहाँ से, और बसपा से मैं चुनाव लड़ा 1999 में, और कांग्रेस से बेगम नूरबानो थी। तो उस समय बेगम नूरबानो जीती थी, दूसरा नंबर भाजपा का था, तीसरा हमारा आया था। लेकिन परिस्थितियाँ बदलती रहीं, उसके बाद चलता रहा। ऐसी स्थिति आई कि भाजपा से फिर माननीय कल्याण सिंह जी अलग हो गए और हम बसपा में थे उस समय। लेकिन माननीय बाबूजी को पता चला कि बसपा में मेरा कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन किया, मैं उनसे मिलने गया तो बोले आइए हमारे साथ काम कीजिए। तो उन्होंने उस समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ज्वाइन की और उनके साथ काम करने लगे। उसी समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का और समाजवादी पार्टी का
गठबंधन हुआ। गठबंधन हुआ, उसमें 2 सीटें हम लोगों को, 3 सीटें हम लोगों को मिली। एक अलीगढ़ थी, एक रामपुर थी, एक एटा थी। तो एटा, अलीगढ़ तो हम हार गए थे, लेकिन एटा जीते थे और रामपुर जीते थे एमएलसी की। लेकिन वो गठबंधन भी मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास चला और फिर टूट गया वो। फिर भाजपा में हम माननीय कल्याण सिंह जी आ गए और उनके साथ हम फिर भाजपा में आ गए। लगभग 4 साल हम फिर भाजपा में काम करते रहे। फिर समीकरण वही आए, जब 2009 का जब चुनाव आया तो माननीय कल्याण सिंह जी फिर सपा में चले गए। हम भाजपा में थे रामपुर में, लेकिन समीकरण यहाँ के भी मेन थे, तो हम बसपा में चले गए। फिर और बसपा में गए, फिर टिकट मिल गया हमें 2009 में बसपा से, क्योंकि सांसद का बसपा उस समय सत्ता में थी 2009 में। फिर हम जब लड़े तो तीसरा नंबर उस समय भी हमारा आया। तो ये उतार चढ़ाव की राजनीति हमारी रही। माननीय कल्याण सिंह की वजह समझ लो या हमारी किस्मत समझ लो, लेकिन बहुत आपका प्रयास समझ लो, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत रहा। लेकिन इस्तीफा की ये रहा, जैसे ही मैं माननीय कल्याण सिंह जी के साथ था तो 2004 में एमएलसी बन गया था। लेकिन काम करने का मौका जनता के लिए मुझे मिला। ऐसे नहीं खाली पार्टी के लिए काम करता, मैं जनता के लिए भी काम किया मैंने। तो रामपुर बरेली हमारा क्षेत्र है एमएलसी के, उसमें तो रामपुर भी काम किया मैंने, बरेली भी काम किया। उसके बाद फिर लोकसभा लड़े तो थोड़ी दूरियां बनी माननीय कल्याण सिंह जी से, समझ लो किसी से। तो फिर वो तो चले गए, सपा छोड़ दी फिर उन्होंने, लेकिन हम सपा में रह गए। हम आजम खां के साथ 2011 की बात है, आजम खां के साथ हम समाजवादी ज्वाइन की हमने, और 3-4 साल हम उनके साथ लगे रहे। कोई टिकट नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अच्छा लगा, बोले एक आदमी जो सांसद का चुनाव लड़ा हो और एमएलसी रहा हो, ना कोई विधानसभा मांगी है ना कुछ मांगी है, तो लेकिन उन्हें विश्वास उनके कायम किया हमने, और उन्होंने 16 में आकर एमएलसी का चुनाव हमें लड़ाया और हम फिर एमएलसी बन गए 2016 में। जी घनश्याम, ये भी आपने बताया था कि बसपा से आपको टिकट मिला, तो हालांकि मैं पूछना ही चाह रहा था, लेकिन अब बात आ गई, मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लेता हूँ। बसपा इस मामले के लिए मशहूर है कि वो टिकट बेचती है, तो आपकी स्थिति क्या थी? टिकट आपने खरीदी या वैसे ही मिली? और इसमें कितनी सच्चाई है इन आरोपों में कि टिकट बेची जाती है? नहीं, देखिए, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और ना मेरे पास पैसा कल था ना आज है। ये है कि दाल रोटी ऊपर वाला आराम से दे रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे पहले भी जब 2009 में चुनाव लड़ा था तब भी 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और 1999 में जब मैं चुनाव लड़ा था तब भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। मैंने बसपा को कोई पैसा नहीं दिया, फ्री में टिकट मिला। बसपा से लड़ा तब फ्री में मिला, सपा से लड़ा तो फ्री में मिला, भाजपा से लड़ा तो फ्री में मिला। कभी 1 रुपया चाय तक नहीं पिलाई मैंने आज तक किसी को। नहीं तो क्या ये लोग टिकट बेचते भी हैं? अब वो लोग कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैंने किसी को अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। आपने किसी? क्योंकि पता ना कुदरत का रहा क्या रहा, जब मैं लेता ही नहीं हूँ तो मैं देने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। तो ये जैसे आपने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं हैं, जी, ठीक है, मतलब ये बड़ा विरोधाभासी बयान सा नहीं लगता? मतलब नेताओं के साथ पैसे तो हमेशा जुड़े रहते हैं, भी देखिए कहीं किसी की तिजोरियां खुल रही हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं। तो आप हमारा आंकड़ा उठा के देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से जब हमने राजनीति शुरू की थी तो हमारे चाचा तायों पे ज़मीन उस समय मेरे ख्याल से 40-50 एकड़ होती थी, तो आज भी वही ज़मीन है हमारे पास। अच्छा। पिताजी घर जो बनाया है वो भी पिताजी का हमारा बनाया है, क्योंकि हम गांव में रहते तो इतना तो था ही कि थोड़ा घर बना सकते थे, और बाकी सब कुछ जो पुराना ही है, कोई नया कुछ नहीं है। ना तो एक बार में कहते हैं ना कि वो कोई विधायक बन जाता तो जन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ तो 12 साल एमएलसी भी रह लिए, 2 साल लगभग सांसद को भी होने जा रहे हैं, लेकिन जो कल थे वही आज हम। तो सांसद जी, अगर मान लीजिए आगे भी 5 साल 10 साल बाद आप भगवान करे आप सांसद रहें, तो क्या 10 साल बाद भी जब अगर मैं आपसे मिलूं तब भी क्या यही रौब के साथ कहेंगे कि भाई हमने पैसा नहीं कमाया? उम्मीद तो यही कि ऐसे ही रहेगा।
उम्मीद तो यही है। चलिए बढ़िया है, मतलब अगर इस विचारधारा के साथ चलते हैं तो जाहिर सी बात है सच्चे जनसेवक कहलाएंगे। अभी आप कह रहे थे कि जनता के लिए आपने बड़ा काम किया, तो जनता के लिए किस तरह के काम किए, जनता को किस तरह से आपने लाभ पहुंचाया और जनता ने आपको क्यों चुना? देखिए, क्यों पसंद करती है जनता? जनता के बीच में रह के पहली बात तो मैं काम करता हूँ। मैंने कभी लखनऊ की, दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। जब भी रहा जनता के बीच में रहा। आज भी मेरा मोबाइल है, 24 घंटे खुला रहता है, एक ही नंबर चलाता हूँ। छोटा छोटा कार्यकर्ता कोई होता है तो मुझे फ़ोन कर लेता है और मैं उठाता हूँ, रात के 12 बजे भी उठाता हूँ। अच्छा, एक ही नंबर चला? एक ही नंबर चलता है मेरा, सबके लिए, वो जनता के लिए भी, ऑफिसर्स के लिए, सबके लिए? जी जी। तो एक ही, ना तो लोग 2-2 3-3 मोबाइल रखते हैं, एक बंद कर देते हैं, एक दूसरा चालू कर देते हैं, लेकिन मेरा एक ही मोबाइल है। और एक मोबाइल, वो जनता पे भी नंबर है और अधिकारियों पे नंबर है, मेरे परिवार पे भी नंबर है, रिश्तेदारों को, सब एक ही नंबर यूज करता हूँ। वेरी गुड। तो ऐसी स्थिति में जनता बड़ी खुश रहती है। 12 बजे भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। रात की घटना बता रहा हूँ, रात 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं सो रहा था। आज रात की? हाँ, रात की 1:30 बजे फ़ोन आया कि साहब हमारी गाड़ी पकड़ ली। तो मैंने कहा भाई, गाड़ी वाड़ी के चक्कर में मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि खनन से जुड़ा मामला था कि मैं इसमें बहुत दूर रहता हूँ खनन के चक्कर में। तो मैंने कहा भाई और कोई बात हो बताइए। बोला ना, गाड़ी पुलिस रोक रही है। तो मैंने, ओवरलोडिंग होगी तो रोकेगी, जायज़ है। तो वो मैं ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया उसे। ठीक है। बाकी और कोई घटना घटती तो है ना, तो हर वक्त मैं फ़ोन उठाता हूँ। ये नहीं कि मैं रात हो गई तो सो गया। मतलब फ़ोन आपका अवेलेबल है तो लोग चालान से बचने के लिए भी आपको फ़ोन कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, रह के जनता के बीच में, शादी ब्याह, दुख सुख, है ना, हर घड़ी में उपलब्ध रहता हूँ आदमी जनता के। तो ऐसा नेता आदमी जनता को चाहिए जो हर वक्त रहे। और बहुत से नेता तो चुनाव लड़ने जाते हैं और चुनाव लड़ने के बाद में गायब हो जाते हैं। पहले तो चुनाव के दौरान पैरों पे गिरते हैं। हाँ, और फिर उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता आके उनके पैरों को गायब हो जाते हैं और मिलते नहीं। अभी मुझे 2 साल हो गए लगभग सांसद बने, और जब सदन चला तभी मैं यहाँ आया हूँ दिल्ली। ना तो आपने देखा होगा ताला लगा रहता है मेरे कमरे का, ताला लगा रहता है। बाकी जनता के बीच में रह के मैं काम करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है मेरा, मेरे ख्याल से जनपद रामपुर के 10-20 गांव को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दोबारा से मैंने चुनाव तो लड़ा, उस समय तो घूमा ही था, उसके बाद भी दोबारा सारे गांव में एक बार सब मैं रामपुर, जनपद रामपुर में घूम लिया। मैं स्वागत के बहाना समझ लो, जैसे भी, मतलब ये तो बहाना है कि भाई लोगों से, जनता से मिलना है जी। घनश्याम जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो युवा है, शिक्षित है जो खासतौर से, वो बेरोजगार है, कोई भी कारण आप ले लें, उसके पीछे आपके गांव में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हालात दिखते हैं? वहाँ जो बेरोजगार युवक हैं, क्योंकि उस तरफ के लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि सेना में जाना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आप उधर जाइए सुबह या शाम को ड्राइव करते हुए तो आपको सड़कों पे भागते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे जो बेरोजगारी की स्थिति है युवकों की, वो क्या है, किस तरह की है, और क्या वो युवक आपके पास फरियाद लेके आते हैं कि साहब हमें कुछ काम दिलवाइए, और अगर आते हैं तो फिर आप उनकी किस तरह मदद करते हैं? देखिए, जब से माननीय मोदी जी बने हैं तो जो बेरोजगारी तो ऐसा नहीं है हमारे देश में, लेकिन उनके लिए काम भी दिया है, क्योंकि कई तरह की योजना ऐसी हैं जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, है ना, वो काम कर सकते हैं और उस पर लगे हैं वो। क्योंकि नौकरी को छोड़कर अपना अगर कारोबार करें तो वो बेहतर है, क्योंकि अगर काम करते हैं छोटा मोटा, और तो एक नौकरी तो एक ही आदमी करेगा, और वो अपना कोई कारोबार करें तो 2-3 नौकरी और दे सकते हैं वो लोग। तो इस तरीके हमारे युवा आज की तारीख में लगे हैं, तो बड़ी संख्या में बेरोजगारी कम हुई है इससे। बट अभी अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़े तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है। नहीं, अब जनसंख्या इतनी है हमारे देश की तो एकदम तो ख़त्म नहीं हो पाएगी। बट जनसंख्या तो मतलब हम ये कहें 2014 से पहले भी थी। अभी जी पीछे जो आंकड़े आए थे 2019 के आसपास कि भाई 47 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही है। अभी मतलब उस तरह से अगर देखें तो बेरोजगारी कम तो नहीं हुई, आंकड़े, महंगाई भी बढ़ जाती है। उस समय युवा पढ़ा लिखा कम था, क्योंकि स्कूल कम थे, शिक्षा पे ध्यान कम था सरकारों का। अब तो स्कूल बंद हो रहे हैं सांसद जी। नहीं, कहाँ बंद हो रहा है, हमारी सरकार तो शिक्षा नीति पर आप जाके देखिए, गांव खलियानों के जो गांव के जो स्कूल हैं, है ना, पहले एक समय था कि प्राइवेट स्कूल की तरफ भागता, मतलब माइंड करता था, हर आदमी सोचता था कि प्राइवेट स्कूल में मैं बच्चे को पढ़ाऊँ,
लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, भी पीछे सरकारी स्कूल गुजरात का भी डेटा आया था, पीछे हरियाणा का आया, हज़ारों स्कूल, मतलब शायद 40-1 हज़ार के आसपास का, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद है, 40,000 थे या 60,000 थे, उतने स्कूल्स उधर बंद हो गए, कुछ हज़ार स्कूल्स हरियाणा के बंद हो गए। तो मतलब वो वाला तो बात नहीं है कि भाई तब शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा था और अब पहले कम था और अब नहीं, ज़्यादा हो स्कूल गया है। तो कोई ऐसी कोई सूचना हमारे पास तो है नहीं जो स्कूल बंद, मैं आपको शेयर स्कूल करता अगर हूँ। कोई बंद हुए मेरे रामपुर में तो अभी कोई हाँ, ऐसी, वो रामपुर हाँ, का हो सकता है, बट हाँ, मैंने 2 स्टेट्स का नाम लिया लेकिन इसी वजह से। वहाँ की जानकारी मुझे हाँ। नहीं है। लेकिन रामपुर में ऐसा कोई है नहीं। अगर कोई जर्जर स्थिति में है तो वही हमने बनवाने की कोशिश की, उसे गिरा के दोबारा बनवाने की कोशिश की है। करिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा का अभाव हमारे यहाँ अभी कोई। आप अपने टेन्योर में, जैसे अब तो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि दोबारा से आपको ही टिकट मिलेगी, क्योंकि तो शॉर्ट टर्म का सांसदी थी, तो लॉन्ग टर्म आपको मिलेगा। तो आप आने वाले समय में अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या प्रमुख कार्य हैं जो करना चाहते हैं? क्या ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिससे आपको लगेगा कि आपका जो रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें विकास होगा, उसमें तब्दीली आएगी? देखिए, कल के रामपुर में और आज के रामपुर में बहुत बड़ा अंतर है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बहुत बड़ा बदलाव रामपुर में। पहले एक रामपुर चाकू के नाम से जाना जाता था। रामपुर चाकू पिक्चरों में भी बिल्कुल, दिखाया होगा बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। लेकिन रामपुर चाकू के नाम से रामपुर जाना जाता था। लेकिन आज बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पर आया। अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छे पुल बने हैं, अच्छा वातावरण है, पढ़े लिखे नौजवान हैं वहाँ पर। आज बेरोजगारी भी हमारे रामपुर में कम है। तो बहुत कुछ वहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ की सियासत कभी ऐसी रही, चाहे पहले नूर महल से जुड़ी रहती थी, उसके बाद दूसरे लोगों पर रही, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा जनपद रामपुर का युवा आगे बढ़े पढ़ लिख कर। उन्होंने अपने कामों में लगा रखा। कोई बीड़ी बनाने का काम होता था, कोई जरी का काम होता था, लेकिन वो रामपुर तक ही सीमित रहता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय जी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है हमारे देश की, तो बहुत बड़ा बदलाव रामपुर में देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अभी जिस तरह से आपने बात करी नूर महल की, तो आजम खां के साथ में आपके संबंध कैसे रहे? नहीं, जब मैं उनके साथ था मधुर संबंध थे और उनके साथ अब मैंने राजनीति की है। आज वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन जो राजनीति है, लेकिन वो आज कहीं नहीं है, क्योंकि करनी भरनी जो कहते हैं ना, तो वो सब यहीं पर देखने को मिलती है। उनके जो कर्म हैं तो वो आज उनके सामने आ रहे हैं। अच्छा करते जनता के लिए, तो मेरे ख्याल से तो ऐसे क्या कर्म हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि उनके सामने आ रहे हैं? अब जो जनता का उत्पीड़न रहा हो, जनता का भय का माहौल बनाया हो, भ्रष्टाचार से मामले जो भी रहे हैं, आपने जो कोर्टों में चल रहे हैं उनके मुकदमे, मतलब वो जनता को डरा के रखते थे। हाँ, तो कई चीज़ें उनकी थी, वो नुकसान उन्हें हुआ है। तो घनश्याम जी, अगर कोई व्यक्ति जनता को डरा के रखता है तो जनता फिर भी वोट क्यों देती है, या वो डर के मारे देती है? नहीं, वहाँ का माहौल ही ऐसा होता था, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी थे वो। और मान लो चुनाव नहीं भी जीते, एक आध बार हारे भी, तो कभी राज्यसभा बना दिया उन्होंने, कभी मंत्री बना दिया। सरकार जब आई प्रदेश में उनकी, तो लोगों को लगने लगा भाई ये तो है ना, हारे जीते, इन्हें तो बन नहीं है। तो जो वोट नहीं पढ़ना था वो पड़ जाता था उन्हें। बोले इन्हें मुखालफत लेना अच्छा नहीं होगा, इससे तो इन्हें वोट दे दो, ये सही है। तो ये कि पूरा भय का माहौल तो रहता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भय का माहौल ख़त्म हुआ है। और आपने देखा होगा उपचुनाव, एक तो लोकसभा हुआ, मैं चुनाव लड़ा जी, उसमें कम हुआ। उसके बाद 2 विधानसभा चुनाव हुए, स्वार टांडा और हमारे शहर विधानसभा का, उसमें भी कम हुआ। और वहाँ हिंदू मुसलमानों ने सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, क्योंकि वहाँ की राजनीति आज तक इसमें की रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन दलों ने बना रखी थी। जो वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने बना रखा था, क्योंकि भाई कि वो चाहते थे कि हिंदू हिंदू करके हम अपना काम सीधा कर लें और मुस्लिम मुस्लिम करके हम अपना काम पोलराइजेशन करते हैं। ये होता था वहाँ पर। लेकिन जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जब सबका साथ सबका विकास के ऊपर जब काम शुरू हुआ है, तो वहाँ पर सब सारे वर्ग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आज आप जाके देख लीजिए, समीक्षा कर लीजिए, मेरे ख्याल से हिंदू भाजपा के गीत गा रहा है तो मुस्लिम भी गा रहा है।
जब 2022 में जिसमें आप चुनाव जीते हैं तो उसमें आजम खान ने भी जोर लगाया होगा अपने कैंडिडेट के लिए, जबकि उनका गढ़ माना जाता रहा। जी। तो उसमें क्या ऐसे समीकरण क्या वजह रही जिसकी वजह से आप वह चुनाव जीत पाए? देखिए, आमने सामने का चुनाव था, क्योंकि दो लोगों के बीच ही चुनाव था। ये अब की जो उपचुनाव जब हुआ, दो लोगों के बीच में था, और आजम खान ने गढ़ क्या पूरी ताकत उसने अपने लोकसभा चुनाव में लगाई, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रतिष्ठा बना ली। अपने चुनाव में मैंने देखा इतनी मेहनत नहीं की होगी, लेकिन जो उस उपचुनाव में की, लेकिन वहाँ की जनता ने एहसास करा दिया, वहाँ की जनता ने एहसास करा दिया, जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता को प्यार देगा, जनता उसके साथ देगी। लगभग 50,000 वोटों का अंतर से आप जीते हैं। जी जी। तो मतलब यानी कि जनता एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनसे ऊब चुकी थी और वो कुछ नया चेहरा देखना चाहती थी, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने लगातार जनता के बीच में इतने वर्षों तक काम किया बिना किसी फल की इच्छा किए हुए, तो उसका शायद आपको ये फल मिला। नहीं, अब जनता भी चाहती है ना, हम जिसको वोट दें तो वो हमारी बात सुने, हमारे काम करे, अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ दे, तो जनता भी चाहती है। अब कहीं से बाहर से लाके थोप दिया जाए उसे, भले ही पार्टी से किसी से है वो, है ना, और वो काम जनता के लिए नहीं करे, चुनाव जीतने के बाद वो बैठ जाए दिल्ली, जा वो कहीं बम्बई जाके, तो ऐसी जनता पसंद नहीं करती। अब जनता वो चाहती है कि हमारे बीच का हो, हमारे सुख दुख में हर एक शरीक रहे और हमारे काम करे। घनश्याम जी, किस तरह की सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं जो गरीबों तक पहुंचानी चाहिए लेकिन पहुंच नहीं पाती? क्योंकि आई थिंक योजनाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीच में रुक जाती हैं। तो ऐसी क्या योजनाएं हैं जो आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं? नहीं, हमारे सरकार की बहुत सारी योजना है, जैसे उज्ज्वला एक ऐसी योजना है, हर घर तक पहुंची है जी। हर बहन। और उज्ज्वला तो चलिए पहुंच गई, लेकिन उसके बाद उसकी रिफिलिंग नहीं होती है, सिलेंडर भरे नहीं जाते हैं। नहीं, खूब अब और भरे जा रहे हैं, और किसान सम्मान निधि है जी, हर एक किसान के खाते में जा रही है। नहीं, ये तो वो योजनाएं हो गई जो डायरेक्ट सरकार के, बट जैसे बीच में कई बार आपको खुद प्रयास करने, जैसे आपने भी बताया कि भाई रोजगार के लिए लोन दे रही है जो मुद्रा योजना वगैरह, तो उसमें जहाँ पे कहना है सांसद की आवश्यकता होती है कि भाई सांसद ही वो काम कराए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देख लें कि भाई कई बार हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल पढ़ने ही नहीं जाते हैं, अपने पेरेंट्स ही नहीं भेजते हैं, कई बार वो काम पे लगा देते हैं, आप गाँवों की स्थिति आप जानते ही हैं, तो वहाँ पे किस तरह से काम कर पा रहे हैं? नहीं, अब देखिए, हर एक पेरेंट्स चाह रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे। हम ऐसा नहीं कि किसान पहले चाहता था कि मेरा बेटा किसान हूँ मैं और किसान ही करेगा, अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो किसान का बेटा भी, किसान भी ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर, है ना, कहीं नौकरी पाए या देश के लिए काम करे। तो बहुत बड़ा बदलाव अब आ गया है, और मैं समझता हूँ हमारे रामपुर की तो स्थिति ये रही है कि वहाँ पर किसान ही ज़्यादा है, कोई उद्योग तो है नहीं। उद्योग जो थे पहले बंद हो गए, अधिकांश उद्योग हमारे रामपुर के सारे बंद हो गए, राजनीति भेंट चढ़ गए वहाँ के। अब कोई उद्योग नहीं है, थोड़े बहुत लकड़ी के काम है, मेहनता का कारोबार वो भी बंद है वहाँ पर, कोई बचा उद्योग नहीं बचा है हमारे। लेकिन कृषि पे ज़्यादा निर्भर है हमारे लोग, और पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हम 2024 की बात कर रहे थे कि अभी 3 राज्यों में, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। छत्तीसगढ़ जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था वहाँ भी वो जीत गई भारतीय, और मध्य प्रदेश की कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, वहाँ पे भी अच्छी मार्जिन के साथ में जीत गई, और राजस्थान भी जीत गई। तो जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था 2024 का, तो सेमीफाइनल तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। तो आपको ये जो 2024 के इलेक्शंस हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत कितनी सीटों के साथ आपको दिखाई देती है? देखिए, यूपी में 80 सीटें आती हैं, और हमारी पार्टी 80 की 80 सीटों पर काम कर रही है, और हमारी पार्टी का लक्ष्य 80 की 80 सीटें हम लोग जीते, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है, जैसे चुनाव होता है 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसी दिन से हमारा कार्यकर्ता अगले चुनाव के लिए लग गया है, 24 के लिए। और जो दूसरी पार्टी हैं उन्हें तो यही पता नहीं कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कौन हमारा कार्यकर्ता है कौन नहीं है। अभी तो वो तालमेल बनाने पे लगी हैं, तालमेल भी पता ना बनेगा, नहीं गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, भगवान जाने। देखिए, हमारी पार्टी कमर कसे हुए है, कल चुनाव हो जाए, कल चुनाव के लिए तैयार है, हर कार्यकर्ता आज मैदान में है। अब तो विकसित भारत यात्रा चल रही है, तो मेरे ख्याल से हर गांव में पहुंचने का कार्यक्रम है,
और मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता उस पर लगा तो है। पिछली बार जितनी सीट्स आई थी उससे क्या इस बार कुछ 2-4-10 सीट ज़्यादा आएंगी या कुछ कम हो जाएंगी? नहीं नहीं, अब तो जैसा माहौल है पूरे देश का, मेरे ख्याल से 400 पार 400 पार? 400 पार भारतीय जनता पार्टी ये तो बड़ा सीटें लेके आ रही बड़ा है, नंबर हो और जाएगा। बड़े बहुमत से। नहीं, माननीय 400 तो अपने आप में बड़ा बहुमत हो बड़े गया। बहुमत से माननीय मोदी जी तीसरी बार यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में ही नहीं, आज तो विश्व में उन्हें लोकप्रिय नेता मान लिया है। तो भारत की जनता ने तो पहले ही मान लिया था, आज तो विश्व भी उन्हें अपना नेता मानने लगा। घनश्याम जी, जैसे आपने 400 सीट्स कही, मतलब बड़ा अंतर हो गया, ठीक है ना। मतलब पिछली बार शायद 304 या 305 थी, है ना, और 90-95 सीटें आपने एक्स्ट्रा बता दी। तो इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, या जो मोदी जी ने काम किए हैं उसका फ़ायदा मिलेगा? किन चीज़ों का देखिए, फ़ायदा दोनों आपको? चीज़ें, एक तो माननीय, या जो भी जो सेमीफाइनल जीत गए उसकी वजह से आप ज़्यादा देखिए, उत्साहित हैं? नहीं नहीं, माननीय मोदी जी की एक तो लोकप्रियता हिंदू मुसलमान सब में बढ़ी है, और रहा दूसरी बात विकास। विकास हमारे देश को, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें विकास हुआ है। आपने देखा होगा, अब एक जम्मू कश्मीर बिल्कुल विकास से कोसों दूर रहता था, कि वहाँ की राजनीति एक ऐसी थी कि वहाँ विकास वो लोग चाहते ही नहीं थे। वो अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते थे। जब से 370 धारा वहाँ से हटी है, तो वहाँ पे भी विकास की किरणें पड़ी हैं, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है। लेकिन आतंकवाद तो भी वहीं का वहीं है, ख़त्म ही नहीं नहीं हो नहीं, रहा है। बहुत कम हो गया, बहुत कम है, ना के बराबर। अब एक कोई समय तो लगता है कोई चीज़ को ख़त्म होने में, लेकिन बहुत ना के बराबर है, और बहुत बड़ा बदलाव वहाँ की जनता में आया है। और जनता चाहती है हम वहाँ की, कि जैसे पंचायत चुनाव हुए थे अभी, और अगर दोबारा असेंबली के चुनाव भी होते तो बड़े शांतिपूर्वक वहाँ से चुनाव होंगे, ये हमारा मानना है। घनश्याम जी, इतना समय हो गया आपको, आपने आई थिंक कब से 90 में प्रवेश किया था राजनीति में? जी, 90 में किया था, तो कितने 10 साल, 20, 30, 33 साल हो गए। 33 साल। 33 साल हो गए, तो मतलब एक लंबा सफ़र आपने तय किया, और 33 साल यानी कि 33 साल हो गए, तो यानी कि तब तो आप बहुत ही युवा रहे होंगे। कितने वर्ष में आपने शुरू किया था? हाँ, मेरी उम्र लगभग रही होगी, लगभग 25 एक साल, 25 के आसपास रही होगी। 24-25 साल से जी, आप जी। लग गए। तो आपने राजनीति में अच्छा करियर बनाया, यहाँ तक आप पहुँचे। आगे आपको राजनीति की यदि हम बात करें तो क्या अपने लिए अपेक्षा रखते हैं, या क्या आपने सोचा है? कई बार देखिए क्या होता है, कई बार हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मन में एक, कहते हैं ना, सपना पल तो रहा होता है। नहीं, देखिए, मेरा कोई सपना नहीं है, ना मेरा तो कोई एमपी का सपना था, और ना मेरा विधान परिषद में 2 बार रहा, ना उनका कोई सपना था। मैं तो कर्म पे विश्वास रखता हूँ, और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। जब काम आदमी काम करता है, फल भगवान देता है, तो मैं काम पे विश्वास रखता हूँ, और काम मैं कर रहा हूँ, और पार्टी के लिए सच्चे मन से मैं काम कर रहा हूँ। आज की तारीख में मैंने कभी, अब वो लोग कहते हैं टिकट की बात है, मिले ना मिले ये पार्टी का निर्णय देती है नहीं देती है, लेकिन मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ आज की तारीख पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि मैं काम करता चलूंगा, जो मिलता चलेगा उसके फल में मैं अपना में। नहीं, लेता। कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है तो उससे निभाना तो मजबूरी है। आप गीता का उपदेश लगता फॉलो करते हैं कि कर्म किए जा रहा हूँ, मैं फल की इच्छा नहीं कर जी, रहा। फल खुद मिल जाता है, जब कर्म करोगे तो फल मिल जाएगा, फल खुद मिल जाता है, बिल्कुल, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू और मुस्लिम सभी पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जहां आप उत्तर प्रदेश में वहां देखा जाता है, और भी आजकल मध्य प्रदेश में भी चलना लग गया है, मतलब वहीं की पॉलिसी फॉलो हो गई है, बुलडोजर बाबा जिसके नाम से जाने जाते हैं। तो जो मुस्लिम तबका है वो कहता है कि जो घर गिराए जाते हैं वो सिर्फ अगर मुस्लिम अपराधी होता तभी गिराए जाते हैं, अगर हिंदू कोई अपराधी निकल आता तो उसके घर नहीं गिराए जाते हैं। तो तब भी ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम साथ है? नहीं नहीं, देखिए, रही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्हें भी दूसरा टर्न मिला है। उनकी भी लोकप्रियता हमारे उत्तर प्रदेश में है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। शुरू में तो लगता था मुसलमानों को हमें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के साथ जब जो नारा मिला, तो जो वहाँ के जो मवाली थे, भूमाफिया थे, चोर उचक्के थे, उनमें एक भय का माहौल तो जरूर देखने को मिला।
बाकी जो आम आदमी है, जो साफ सुथरा है, क्रिमिनल नहीं है ना, तो वो बड़ा खुश है आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था इतनी सुधरी है। पिछली बार जो सरकारें रहीं, उन कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया उन लोगों ने, और जो भूमाफिया होते थे, मवाली होते थे, चोर डकैत होते थे, उन्हें संरक्षण देने का काम वो सरकारें करती थी। लेकिन जब से महाराज की सरकार आई है, तो उनके सबक सिखाने का काम माननीय हमारे योगी जी ने किया है। और जो बुलडोज़र है, ये बुलडोज़र पहले तो काम करता था, लेकिन अब भूमाफिया हों, चाहे मवाली हों, चाहे अपराधी हों, है ना, उनके काम भी अपराधियों के प्रति सख्त है सरकार। और मतलब ये भी पहली बार ही हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री दोबारा बना हो। तो अब इसका भी एक मैसेज गया है बुलडोज़र का भी, क्योंकि 100 बार सोचता है कोई अपराधी, अगर अपराध करने से पहले सोचता है डर होना चाहिए, किस देश में रह रहे हैं, किस प्रदेश में रह रहे हैं, तो इतना डर तो होना चाहिए। डर तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए अपराध करने से पहले। घनश्याम जी, आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं और रामपुर से ही लगातार जुड़े हुए हैं। आपके रहते रामपुर में क्या विकास हुए हैं जो आपके नेतृत्व में हुए हों? खास तौर से क्या किया है काम आपने? देखिए, जो मैं विधायक था तो बहुत बड़ा क्षेत्र था एमएलसी, क्योंकि बरेली और रामपुर 2 जिले थे जी। लेकिन जब से मैं सांसद बना हूँ, और माननीय योगी जी की मदद से और हम माननीय प्रधानमंत्री की मदद से बहुत कुछ रामपुर को मिला है। क्योंकि रामपुर में जो विकास हुआ पहले, तो एक क्षेत्र में होता था, क्योंकि अब तक जो क्षेत्र हुआ है तो एक यूनिवर्सिटी है, वहीं पे वो विकास जो भी हुआ वहीं पे हुआ, मतलब आजम खान के एरिया के क्षेत्र में। लेकिन माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने पूरे जनपद रामपुर में विकास कराया। मेरे ख्याल से 8-10 तो पुल बने हैं। अच्छा। जो छोटी छोटी नदियाँ थी हमारे, जी 8-10 तो पुल बन के तैयार हो गए। और एक बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि साबाद से लेकर बाजपुर तक लगभग 65 किलोमीटर सड़क है, तो उसे चौड़ीकरण का काम हुआ है। लगभग 210 करोड़ का लगभग वो काम है, वो स्वीकृति हो गई, वो काम शुरू होने जा रहा है। ऐसे ही एक मिलक में ओवर ब्रिज होता था, क्योंकि रेलवे लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ी हो जाती थी तो रास्ता बंद हो जाता था, वो 2-2 दिन तक खड़ी रहती थी। तो 50 गांव ऐसे हैं कि वो उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। तो वहाँ के लिए भी माननीय योगी जी ने, मैंने निवेदन किया, माननीय योगी जी ने वहाँ पर ओवर ब्रिज दे दिया है, वो भी 110 करोड़ का लगभग है। ऐसे ही 2 पुल दिए, भैया नगला का है और एक मदारपुर का है। तो इस तरीके के बहुत सारे पुल वहाँ पर हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम करा है। और ये भी आपके सांसद रहते हुए सारे? जी, इन 1.5-2 सालों की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ लगभग नवाबी जमाने का था बना हुआ, क्योंकि नवाबी जो बिल्डिंग थी उसी में रेलवे स्टेशन बना दिया था जी। लेकिन जो हमारे अभी रेलवे स्टेशन हुए हैं, 508 रेलवे स्टेशन हुए हैं, तो उस पर रामपुर भी सौंदर्यीकरण के लिए है। ओके। तो उसमें मेरे ख्याल 35-40 करोड़ रुपए शायद उसमें लगने जा रहा है। ओके। रामपुर में इस तरीके के बहुत से काम हमारे रामपुर में हुए हैं जो पहले नहीं हो पाए थे। तो बहुत बड़ा बदलाव विकास के देखते हुए रामपुर में होने जा रहा है। ये तो आपने 2 साल में ही करवा लिए। जी जी। तो आगे अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 5 साल जो नेक्स्ट आएंगे, तो उसमें आप क्या विज़न लेके चल रहे हैं कि मैं यहाँ पे यही काम करवाऊँगा? नहीं, मेरा विज़न सबसे पहला एक तो वहाँ जो बेरोजगारी हमारे बच्चों की है जी रामपुर की, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग वहाँ लगे, और मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो नैनीताल है, उत्तराखंड जो जुड़ा हमारे बराबर का राज्य है, तो रामपुर से होकर रास्ता जाता है। जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो रामपुर होकर हमारे निकलते हैं। तो मैं चाहता हूँ रामपुर हमारा पर्यटन स्थल बने, क्योंकि बहुत सारी वहाँ ऐतिहासिक इमारतें हैं और कई सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ, जैसे पिपली का वन है, माता का मंदिर है, शिव मंदिर हैं 2-3, रठौड़ा हो गया, हमारा भमरुआ हो गया, पंजाब नगर हो गया, और कोटी खास बाग है, और हमारी रजा लाइब्रेरी है। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर, अगर पर्यटन रुकेगा, पर्यटन स्थल में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। तो अगर वहाँ जब पर्यटन रुकेगा तो वहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा। तो मेरा इस पे ज़रा थोड़ा आपके ध्यान है थोड़ा,
तो मैं चाहता हूँ ये हम पर्यटन स्थल घोषित हो जाए। मैंने माननीय मोदी जी से बात की थी, माननीय योगी जी से भी बात की थी, और मैंने एक सवाल भी लगाया था, मैंने इस पे काम होना चाहिए रामपुर के लिए। नहीं, बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें टूरिस्ट प्लेसेस बना दिए जाते हैं और फिर टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और वहाँ उस तरह से रोज़गार भी बढ़ता है हर तरीके कई से। चीज़ों तो अगर जब चीज़ें हैं, और रामपुर आई थिंक वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी अच्छा रहता है, और जिस तरह से आपने बताई जो चीज़ें हैं वहाँ देखने वाली, और वैसे भी नैनीताल लोग जाते हैं, जब चीज़ें अगर रास्ते में आ रही तो डेफिनेटली वो देखने में जाना चाहिए। नैनीताल लगभग 100 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। हाँ जी। तो वहाँ से जब वो पहाड़ से जब उतरता है तो प्लेन में आकर रुकना चाहता है कोई भी टूरिस्ट, तो वो रुकने के लिए बहुत सुटेबल सही जगह है, क्योंकि रेलवे लाइन भी वहाँ से मिल जाती है और नेशनल हाईवे भी वहाँ से पड़ जाता है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगले 5 सालों की अगर हम बात करें, देखिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी ऐसे ही डामाडोल सी है। 10% पूरे देश की अगर हम जनता की बात करें तो पूरे 10% लोग जो है ना ग्रेजुएट हैं लगभग, ठीक है ना। तो आप अपने क्षेत्र में एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए क्या काम करना चाहते हैं कि जिससे जो शिक्षा का स्तर है वह बढ़े वहाँ पे? ये शिक्षा का देखिए रोहिलखंड हमारे बरेली में है, अब तो मुरादाबाद में ही हमारे बनने जा रहा है, और रोहिलखंड की जगह दूसरा यूनिवर्सिटी बनने जा रही है मुरादाबाद। अभी कितनी यूनिवर्सिटी हैं रामपुर में? नहीं, रामपुर में एक थी, ओके। आजम खां वाली, वही चल रही है फिलहाल, अभी प्राइवेट है वो, लेकिन सरकारी तो अभी कोई नहीं है। मतलब इतने साल हो गए, मतलब यूँ कहें हम जिसे कहते हैं ना 70 साल हो गए, 70 साल में एक भी यूनिवर्सिटी, अभी कोई यूनिवर्सिटी रामपुर को नहीं मिली, बनी भी तो वो प्राइवेट है। और वो योगी जी की भी सरकार चलते हुए मुझे लगता है 7 साल हो गए। नहीं, तो उन्होंने दी है, मुरादाबाद में दे दी। अच्छा। मुरादाबाद 30-35 किलोमीटर का दूरी है, तो मुरादाबाद में बन रही है। तो वो कब तक हो जाएगी बन के तैयार? काम शुरू हो गया, उस पर शुरुआत हो गई। तो एक यूनिवर्सिटी पर्याप्त होगी क्या रामपुर को कैटर करने के लिए? हाँ, नहीं, कि रामपुर ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है। अच्छा। छोटा सी जिला है, और मुरादाबाद और बिल्कुल लगा हुआ सटा हुआ जिला है, और 25-30 किलोमीटर की दूरी है, तो बच्चे बड़े आराम से वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मुरादाबाद जिले में दी है? नहीं, कोशिश करेंगे हम रामपुर में रामपुर में मिले, रामपुर को भी मिले। और मुरादाबाद में भी क्या कोई? हम तो हर मंडल स्तर पर यूनिवर्सिटी उन्होंने माननीय हमारे योगी जी ने दी है, अब जिला स्तर पे भी वो देने जा रहे हैं। वेरी गुड। तो वही है, क्योंकि जब शिक्षा की अगर कई बार क्या होता है, जो खास तौर से बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको दूर भेजने में माँ बाप थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और खास तौर से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपको कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करते चलें, और आपको फल अच्छे से मिलते रहें। तो क्योंकि बाकी दूसरे नेताओं की तरह ये ना कहना पड़े कि भाई हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई हो, तो आपकी तो तपस्या में कोई कमी नहीं दिखाई देती और ना होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिस तरह से सांसद महोदय ने बताया कि भाई हमने तो सिर्फ और सिर्फ काम किया, फल अपने आप ईश्वर ने और इनके नेतृत्व ने दिया, तो आप भी कर्म करिए। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, आगे बढ़ने से पहले हम ये सोच लेते हैं मिलेगा क्या, तो आप उस पर मत सोचिए, पहले आप करिए। जब काम करेंगे तो उसका फल अपने आप बेहतर मिलेगा। धन्यवाद, नमस्ते।